हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस में जो लास्ट पॉइंट बाकी था वो हम देखेंगे। पेमेंट बर्डन। वेरियस पेमेंट्स वर मेड टू ब्रिटिश फ्रॉम इंडियाज इनकम बिसाइड्स ह्यूज सैलरीज ऑफ ब्रिटिश पर्सनल। दिस इंक्लूडेड होम चार्जेस। देयर वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी which India paid towards administration, maintenance of the army, war expenses, pensions to retired officers, and other expenses accrued by Britain towards maintenance of her colony। तो इंडिया पे पेमेंट बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि उनकी ह्यूज सैलरीज का तो पेमेंट होता था, उसके उपरांत उनको होम चार्जेस दिए जाते थे, फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस करने के लिए चार्जेस दिए जाते थे, वॉर के एक्सपेंसेस पे होते थे, रिटायर्ड ऑफिसर्स को पेंशन दिए जाते थे, फिर अदर एक्सपेंसेस भी होते थे जो उनके कॉलोनी मेंटेनेंस के लिए इंकर होते थे। तो दिस वर नोन एज होम चार्जेस एंड वर पेड फॉर ऑलमोस्ट एंटायरली बाय इंडिया। होम चार्जेस जो पूरा का पूरा पोर्शन इंडिया को पेमेंट करना पड़ता था। द होम चार्जेस वर मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स विज, दैट इज़ विज मतलब कौन कौन से इसमें इंक्लूड होंगे, कौन से 3 कंपोनेंट्स होम चार्जेस में इंक्लूड होंगे। पहला है इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर डेब्ट्स इंकर्ड इन मेंटेनिंग इंडियन कॉलोनी, इंटरेस्ट ऑन द रेलवेज एंड सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस। तो ये सब उसमें इंक्लूड होता था, ठीक है। फाइनली व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर डिवास्टेटेड, पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। अ कंट्री विच वॉज वंस हाईली प्रॉस्परस वॉज इम्पोवरिज्ड, हर जगह पोवर्टी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। Immediately after independence, Indian economy faced some challenges for development. India today exhibits characteristics of a developing country with some areas of lower development and some showing much improvement. Thus, in current times, we look at characteristics of India as a less developed and as a developing nation both. तो इंडिया डेवलपिंग नेशन भी है और लेस डेवलप्ड नेशन भी है क्योंकि कुछ एरियाज़ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है पर कुछ एरिया अभी स्लम एरियाज़ ही है, पॉवर्टी में ही जी रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। So according to Human Development Report, the per capita income of India in 2013 at purchasing power parity was $5150, which was lower than that of developed countries, but also lower than many developing countries like China, $11,477 था, डेवलपिंग कंट्रीज से भी कम था और डेवलप कंट्रीज से कम तो था ही, पर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज से भी इंडिया का कम था पर कैपिटा इनकम। और श्रीलंका भी एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका कितना है $9250, उससे भी इंडिया का कम था। तो उसके लिए कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स निकाले गए जिसमें पाया गया सम कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स फॉर पर कैपिटा इनकम बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या कि हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं जब हम मार्केट में जाए, कितने पैसे को एक्सपेंस कर सकते हैं कंट्री, और पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स। नॉर्वे का इतना है, यूएसए, जर्मनी, ये सब आपको याद रखना है। हो सकता है कोई भी एक कंट्री का आपको पूछा जाए, जनरली इंडिया का पूछा जाएगा, पर कभी कभार कोई दूसरी कंट्री का पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इन डॉलर्स है वो याद रखना। इंडिया का कितना है $5150 जो यहाँ पे मेंशन था, और श्रीलंका का 9250 है, और चाइना का है 11,477। तो ये तीनों डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, श्रीलंका और इंडिया, पर सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन से भी कम है इंडिया का पर कैपिटा इनकम। तो ये एक और टेबल दिया गया है, चेंजेस इन इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इन लास्ट फ्यू ईयर्स। लास्ट फ्यू ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस, मतलब मार्केट में प्राइस जो प्रिवेलिंग है उसके हिसाब से, और कांस्टेंट मतलब मार्केट को इग्नोर करके फिक्स प्राइसेस के हिसाब से कितना है। तो 2011-12 में इतना था,
12-13 में, 13-14 में और 14-15, मतलब इम्प्रूव हो रहा है। जैसे जैसे ईयर्स पास बाय हो रहे हैं वैसे वैसे इम्प्रूव हो रहा है। सोर्स कंपाइल्ड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया फॉर वेरियस ईयर्स। कहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया गया है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे से, जो कि रिलायबल माना जाता है। और ये वाला इसका सोर्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014। सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चर। इंडिया इज़ एन एग्रेरियन नेशन. The share of agricultural sector in employment has gradually declined, but it is still relatively higher, depicting lower economic development. तो भी मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे अभी भी डिपेंडेंट है। डेवलप्ड नेशंस have lesser percentage employment in agriculture and higher in the industrial and service sector. जो डेवलप कंट्रीज़ है उसका कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर से ज़्यादा आता है? इंडस्ट्री और सर्विस से, एग्रीकल्चर से कम आता है। पर हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, इसलिए अभी तक वो डेवलपिंग है। और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% of the population was dependent on agriculture, which declined to 58% in 2001-2 and to 49% in 2013-14. तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है एज़ पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री। The contribution of industrial sector in employment and national income has increased over time. However, India is called a completely industrialized nation from the development criteria. The share of industrial sector in employment was 10.6% in 1950-51, which increased to 18.2% in 2001 and further to 24.3% in 2011-12. तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। Its share in national income was 16.6% in 1950-51 and was 26% in 2013-14. सोर्स कहाँ से लिया है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से लिया गया है। तो इस तरह से नेशनल इनकम के शेयर में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। Besides, the industrial sector contributes 2/3 of the export earnings in the present times. Thus, though the industrial sector is progressing, India cannot be called a completely industrialized nation, क्योंकि as compared to other developed countries हमारे यहाँ इतना contribution नहीं है, इतना industrial development नहीं हुआ है। सर्विस सेक्टर देखेंगे अब। The share of service sector in employment in 1951 was 17.3%. In 2001 it was 25.2% and in 2011-12 it was 27%. तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम GDP in 1951 was 30.3%. In 1980-81 it was 38%. In 2000-2001 it was 50.4%, and in 2014-15 it was 52.7%. So such increasing share of service sector shows that India is moving fast on the path of growth and development. तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। आपको ये डेटाज याद रखने हैं, ठीक है। MCQs में आपको पूछा जा सकता है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कौन से ईयर में कितना था, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था। तो आपको ये सारे डेटाज याद रखने पड़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ कैरेक्टराइज्ड lower development. There has been an average annual increase of 1.5% in population after independence, and it signifies population explosion. जितना ज़्यादा population होगा उतना employment opportunities नहीं बढ़ेगी एक बाजू, तो population का exploitation होगा। The population of India in 1901 was 23.84 crores, which increased to 36.1 crores in 1951, 102.7 crores in 2001, and further to 121.02 crores in 2011.
सच हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिमेंड अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इसलिए हमारा जो डेवलपमेंट का रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का रेट बहुत ही ज़्यादा है। पोवर्टी, इंडियन इकोनॉमी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी। Though percentage of population living below poverty line has declined over years, it is still considered high as compared to other developed countries। ठीक है, वो बिलो पोवर्टी लाइन वाले लोग कम हो गए हैं पर इतना नहीं हुआ है। In 1973 to 74, percentage of population living below poverty line was 54.9%, which declined to 45.3% in 1993-94 to 37.2% in 2004-05 and further to 21.9% in 2011-12। तो पॉवर्टी लिविंग पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन धीरे धीरे घट रहे हैं पर इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट, structural unemployment constitutes significant proportion of unemployment in India। In 1951, 33 lakhs people were unemployed। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बता रहा है, कितना प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयमेंट में, कितने लोग अभी जॉब के बिना है। 1951 में 33 लैक्स जो पीपल थे वो अनएम्प्लॉयड थे। अकॉर्डिंग टू NSSO, दैट इज़ नेशनल सर्वे सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन 1999-2000 7.31% of the total population unemployed, which increased to 8.2% in 2004-05। ठीक है, 2004-05 में इंक्रीज़ हो गया था। However, this decreased to 6.6% in 2009-10 and further to 5.6% in 2011-12। यहाँ पे इंक्रीज़ है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना भूल गए हैं। तो इन द रूरल एरियाज़ द प्रोपोर्शन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, जिनके पास स्किल्स है पर वो काम करने के लिए भी तैयार है पर उनको काम नहीं मिल रहा, इस तरह का एम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर, तो उसको अच्छी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स होती है, काम करने के लिए तैयार होते हैं पर उनको काम नहीं मिलता। तो हमें एक एक करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी स्किल्स है, किस तरह की स्किल्स है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको मेजर नहीं किया जा सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस मेजर्ड बाय इंडिकेटर्स लाइक एवरेज लाइफ इंडाइसेस, मतलब क्या, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। जैसे हमने पर कैपिटा इनकम आगे सेकंड चैप्टर में आपको आया था, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इस तरह से ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, मेजरमेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट नेशन में कितना हुआ है। पहला वाला इंडिकेटर है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, जेंडर रेशियोज एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स and so on to show that India stands at lower rank in human development. One such index is the Human Development Index, and India's HDI, that is Human Development Index, in 2000 was 0.463, 2010 में कितना था 0.547, 12 में था 0.554 and 13 में 0.586। This measures on the HDI are considered very low, and 2013 इंडिया का रैंक कितना था 136 इन अ लिस्ट ऑफ 187 कंट्रीज़, तो बहुत पीछे था क्योंकि ये सारे इंडिकेटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत इन्फीरियर की तरफ जा रहे थे, बूढ़े बैड रेट्स थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट नहीं ज़्यादा था, जेंडर रेशियो पॉपुलेशन बहुत, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था। तो इसमें से कुछ सेक्टर अगर कम होंगे तो ख़राब लगेंगे, ज़्यादा होंगे तो अच्छे होंगे, और लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, कम होगा तो नहीं अच्छा होगा, जेंडर रेशियो कम होगा तो अच्छा होगा, ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगा तो अच्छा होगा, ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से इंक्रीज़ डिक्रीज़ में फ़र्क आएंगे, क्योंकि कुछ इंक्रीज़ होगा तो अच्छा लगेगा और कुछ डिक्रीज़ होगा तो अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो 2013 में इंडिया का रैंक 136 था आउट ऑफ 187 कंट्रीज़, जो बहुत ही कम था, बहुत ही शर्मजनक लगता था वो।
तो इस तरह से हमने देखा इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया के एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। दो सम एरियाज ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेंशन्ड अबाउ इंडिकेट लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया कैनॉट बी कॉल्ड अ लेस डेवलप्ड नेशन, क्योंकि कुछ एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। Indian economy shows characteristics of a progressing economy, some of which are growth rate. The growth rate of the economy, which is measured by the growth in national output year by year, has increased for the Indian economy, especially after LPG. ठीक है, तो ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1951 and 1991 the average annual growth rate was around 3.5%. However, after the period of economic reforms in 1991, the average annual growth rate has remained above 6.8%, which is an important achievement. After 2012-13, the growth rate has slowed down, and in 2014-15, the average annual growth rate was less than 5%. तो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट कितना आ रहा है, प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ये इसके बारे में बताते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये सारा डेटास जो है, इसमें फिगर्स है, वो आपको सबको याद रखना है। और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं एक्सरसाइज एज अ होमवर्क आपको दे देती हूँ। हम यहाँ तक देखा, नेक्स्ट पॉइंट्स हम कल देखेंगे, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से लिखना है। पहले आप ये वाला कर लो जो मैंने टिक कर दो, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट कि क्या है, 2014-15 में किस सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, 2011 में कितने पॉपुलेशन को दिया था, ये सब आगे आएगा। MCQ में इतना कर लेना। मैं और एक अलग साइन करती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये आज का होमवर्क है। ये कर लेना। होम चार्जेस मतलब क्या है, इंडिया प्रीडोमिनेंटली इन एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों है, ये नहीं आया अभी तक, ये भी एक ही किया है हमने। एक्सप्लेन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आप इतना होमवर्क कर लो, और आज जो मैंने पढ़ाया है आपको वो एक बार देख लेना। MCQ में आपको करना है 3, 4 and 6, आंसर इन 1 सेंटेंस में 4th वाला, शॉर्ट में 1 and 2 वाला, ब्रीफ नहीं है कोई भी आज का, आंसर इन डिटेल है 4th वाला, ठीक है। तो आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लो, और आज जो मैंने पढ़ाया वो एक बार समझ लो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो एक्सरसाइज लिख के आपको मुझे पिक्स भेजने हैं, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे क्वेरीज भी लिख सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।